हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी लूप में। ये वीडियो हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा बेसिक्स समझे थे, तो उसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले वाले की तरह ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अच्छे से समझ भी आएगा आपको सब कुछ। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले समझते हैं हम ओम्स लॉ के बारे में अपने कि ये ओम्स लॉ है क्या चीज़। ठीक है, नाम अच्छा सा लग रहा है लेकिन समझो क्या है ये। ओम्स लॉ जो है ये बेसिकली एक रिलेशनशिप देता है हमें। कैसा रिलेशनशिप? अरे हाँ, ये रिलेशनशिप देता है हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। अब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है नहीं पता? डरने वाली बात नहीं है, पहली वीडियो के अंदर बताया है ये भी अच्छे से। जाओ और पहली वीडियो देखो, सब समझ आ जाएगा। तो ओम्स लॉ की अगर सिंपल सी अब स्टेटमेंट बोलूँ तो वो ये है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो करंट है एक कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है उस कंडक्टर के एंड्स के ऊपर। समझ आई इतनी बात कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इतना समझाया? ये तो अंग्रेजी भाषा में। मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या कह लो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू R इन टू I? R क्या है यहाँ पे? डरो तो वो भी बता रहा हूँ। R जो है यहाँ पे कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का ही। ठीक है, R जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, अच्छे से समझेंगे। पूरा वीडियो अभी तो शुरू ही हुआ है यार, पूरे वीडियो को देखो, सब समझ आएगा। तो ये भी के लिए इक्वेशन याद रखना, V इज इक्वल्स टू R इन टू I वाली। इसी को थोड़ा सा ब्रीफली और डिफाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपको इजीली समझ आने लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि V ओवर I इज इक्वल्स टू R। R वही कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस हमारा है ना। तो इधर से रेजिस्टेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन निकल आई। क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब कि जो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहे, उस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इतना समझ आ गया? इसके अलावा भी इसकी एक और डेफिनेशन निकाली जा सकती है। क्या डेफिनेशन है इसकी? कि रेजिस्टेंस आप कह लो कि एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, रेजिस्ट वर्ड का तो मतलब पता ना लिटरली इंग्लिश में, तो वही प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की ये, जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को अपोज करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पहली वीडियो के अंदर समझा था ना। तो भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कई बार क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करना शुरू करते हैं या बाकी आयंस के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कोलिजन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का एलिमेंट्स के अंदर, इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं कर पाते और वहीं से रेजिस्टेंस जो है उत्पन्न होती है। इतना समझ आ गया? आई होप ये समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है ना, आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे समझते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और। तो सबसे पहले अब समझते हैं रेजिस्टेंस जो है इसका SI यूनिट क्या है ना। हर फिजिक्स में हर टर्म के हम SI यूनिट समझते हैं। तो इसका जो SI यूनिट है वो होता है ओम, जिसको हम आप ओमेगा कह लो या ओम कह लो, इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। तो अब ओम लॉ से तुम्हें जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन जो है वो समझ आ गया ना। अब इसी रिलेशन के बेसिस पे हम एक ग्राफ अगर बनाना चाहें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, तो बना सकते हैं। इजीली सिंपल सा ग्राफ बनेगा ना इसका। तो कि जो है अगर हम x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लें और y के ऊपर हम करंट को ले लें, तो इनके बीच का ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी सिंपल से, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात तो समझते ही होंगे तुम लोग, है ना। समझते हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। चलो, यहाँ पे वो ओम्स लॉ की समाप्ति। ठीक है, अब इसके जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो करेंगे हम अच्छे से। अलग वीडियो से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं, उसके अंदर बहुत अच्छे से हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो उसका टेंशन ना लेना कि न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस करवाए नहीं। अभी के लिए कंसेप्ट समझ लो, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, कुछ नहीं छोड़ने वाले हम। बोर्ड के अंदर 90+ चाहिए हमें मार्क्स। अब हम समझते हैं गुड कंडक्टर्स, गुड रेजिस्टर्स और गुड इंसुलेटर्स के बारे में। अब कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है ये हमने पहली वीडियो के अंदर पढ़ा है ये भी अच्छे से, है ना। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये गुड क्यों लगा दिए इनके आगे?
ठीक है। अभी गुड के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, समझो। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो सब्सटेंसेस जिनकी जो रेजिस्टेंस है बहुत लो होती है। बहुत लो मैंने इतना स्ट्रेस देके इसलिए बोला क्योंकि ना के बराबर ही होती है बिल्कुल रेजिस्टेंस, मतलब होती ही नहीं है कुल मिला के इतना कह। और गुड इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है इनफिनाइट होती है, मतलब कोई मुकाबला नहीं उनकी रेजिस्टेंस का, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और गुड रेजिस्टर्स कौन से होते हैं कि इनकी बिल्कुल लो भी नहीं होती है रेजिस्टेंस और इनफिनाइट भी नहीं होती है, लेकिन रिलेटिवली काफ़ी हाई रेजिस्टेंस ये भी पोजेस करके रखते हैं। समझ आ गया इतना? तो अब हमने समझा ये जो कि गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर, रेजिस्टर के अंदर इतना फर्क आ रहा है मटेरियल्स के अंदर कुछ, तो ये रेजिस्टेंस की वजह से ही है ना। तो रेजिस्टेंस के अंदर इतना फर्क आ क्यों रहा है इनके अंदर? अब वही समझेंगे हम कि क्या फैक्टर्स हैं जो ये रेजिस्टेंस में आने वाले फ़र्क को डिटरमाइन करते हैं, या कि कह लो कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को जो है अफेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो होता है लेंथ, वायर की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। इतना समझ आया? बहुत बढ़िया। तो ये जो दूसरा अब हमारा कह लो फैक्टर होता है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो होता है वायर की क्रॉस सेक्शन का एरिया। जी हाँ, तो ये जो एरिया होता है रेजिस्टेंस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया डबल होएगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस डबल होगा तो एरिया फिर कम करना पड़ेगा। ये भी समझ आ गया। तीसरा फैक्टर जो है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो होता है नेचर ऑफ वायर, कि वायर जो है उसका नेचर क्या है, किस मटेरियल से बनी है वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, बहुत अच्छे से कंडक्ट कर लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। कुछ होते हैं जो नहीं कंडक्ट कर पाते, तो नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। एंड जो लास्ट है हमारा फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका भी सिंपल सा वही रीज़न है यार, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन्स की जल्दी जल्दी मूव होना शुरू हो जाएंगे, तो आपस में कोलिजन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इनका। जितना ज़्यादा कोलिजन उतना ज़्यादा मूवमेंट में दिक्कत आएगी, और जितना ज़्यादा मूवमेंट में दिक्कत आएगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये तो समझते हो, बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है ना। बहुत बढ़िया। फिर तो अब यहाँ से एक टर्म आ जाती है हमारे पास रेजिस्टिविटी, कि हर टर्म हमने देखा ना कि हर चीज़ जो है उसका रेजिस्टेंस अलग होता है, हर सब्सटेंस का उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्हीं रिलेशंस को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के, तो इसको हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है। अगर हम एक कांस्टेंट ले लें प्रोपोर्शनैलिटी का, अगेन ये जो हमने इधर कांस्टेंट लिया इसको हम कहते हैं रो, और ये जो रो है इसी को रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये जानी जाती है इस नाम से भी, किस नाम से? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की जो है हर सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी अलग होती है, एक स्पेसिफिक उसकी वैल्यू होती है। इसका एसआई यूनिट जो है वो होता है ओम मीटर। ओम मीटर क्यों? लेंथ से हमने मीटर लिया, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का होता है ओम, तो यहीं से हमारे पास बन गया ओम मीटर इसका रेजिस्टिविटी का जो है एसआई यूनिट। इतना समझ आ गया? बहुत बढ़िया बात है। तो अब हमने समझना है रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और डीपली जाके। क्या समझना है अभी रेजिस्टेंस के बारे में हमने इस वक्त, कि जो रेजिस्टेंस है इसके दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब रेजिस्टर्स को लगाने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप रेजिस्टर्स को जो है कंबाइन कर सकते हो सीरीज के अंदर, ठीक है, उनको आप जोड़ सकते हो सीरीज के अंदर। और दूसरा तरीका होता है इन्हें जोड़ने का पैरेलली, कि पैरेलल इन्हें जोड़ दिया जाए। अब दोनों के अंदर फ़र्क क्या है डीपली पढ़ेंगे, अभी सिंपल से समझ लो क्या है कि सीरीज के अंदर लगाने से जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे के पूरे सर्किट की, और पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो अगर आपको बढ़ानी है रेजिस्टेंस तो सीरीज में लगाओ, कम करनी है तो पैरेलल लगा दो। अभी के लिए इतना समझो। अब हम इनका अलग अलग फॉर्मूला डेराइव करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। तो सीरीज की अगर सबसे पहले बात कर लें हम, मान लीजिए एक सर्किट है हमारे पास सिंपल सा, ठीक है, दो रेजिस्टेंस है सीरीज में लगी हुई है, एंड टू एंड जुड़ी हुई है, ठीक है, और साथ में एक बैटरी है हमारे पास। करंट फ्लो हो रहा है अच्छा खासा उसके अंदर। तो करंट जो है वो ओवरऑल सर्किट के अंदर बिल्कुल सेम रहने वाला है, करंट के अंदर फर्क नहीं आने वाला है। फर्क किस में आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस में।
क्यों? क्योंकि R1 से अगर करंट निकलेगा तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज होएगी, तो R2 तक पहुंचते ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का चेंज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज चेंज होगी। तो अगर इनकी टोटल रेजिस्टेंस हमने निकालनी है तो उसको डेराइव करने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो V की वैल्यू है रिजल्टेंट, उसको निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे अब उसके लिए हम कि V है उसकी सिंपल सी वैल्यू ले लो, हम दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हमारा V उसको कैलकुलेट करते हैं। एक को नाम दे दो V1, दूसरे को दे दो V2। तो V की वैल्यू होती क्या है वो हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ी है, V इज इक्वल्स टू IR, है ना, I इंटू R। तो V1 हो जाएगा हमारा I इंटू R1 और V2 जो है वो हो जाएगा हमारा I इंटू R2। इतना समझ आ गया? फिर तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। कैसे कि रिजल्टेंट निकालने के लिए ऊपर लिखा हुआ है ना कि रिजल्टेंट निकालने के लिए V1 और V2 को प्लस करना, तो वही करेंगे। सिंपल सी बात हम कि IR इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। अब I यहाँ से ले लो आप कॉमन, तो अब ब्रैकेट में बचा अंदर हमारे पास R1 प्लस R2, I कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना रिजल्टेंट का हमारे R1 प्लस R2। तो मतलब सीरीज के अंदर जब भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिंपली उन्हें जस्ट ऐड कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वही। तो ये एग्जांपल अगर इसका लेना चाहो आप, मान लो R1 हमारे पास 2 ओम थी और R2 हमारे पास 3 ओम थी, तो सिंपली इनको प्लस कर दो, 3 प्लस 2 5 ओम की रेजिस्टेंस है हमारे पास टोटल सर्किट के अंदर। अभी छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, वीडियो आएगी उसकी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो भी पता चल जाए आपको, ठीक है ना। घाटा नहीं होना चाहिए यार, भला होना चाहिए सबका। अब पैरेलल को समझते हैं। अब हम पैरेलल अगर आप जोड़ रहे हैं सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को, तो उस केस के अंदर फॉर्मूला क्या होगा हमारा। तो इसके अंदर भी अगेन एक सर्किट का एग्जांपल लेते हैं, हमने मान लो जोड़ लिया, तो इसके अंदर हमने 2 रेजिस्टेंसेस बना लिया अगेन, R1 और एक हमारे पास है रेजिस्टेंस R2, और 2 पॉइंट्स जो हैं A और B नाम दे दिया गया हमने उसको। अब इसके अंदर क्या होने वाला है कि जो इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है A और पॉइंट B के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम रहने वाला है, लेकिन करंट फ्लो होगा जब, तो फर्क आएगा करंट के अंदर। I1 और I2 हमने दोनों के करंट को नाम दे दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है तो ऑब्वियसली दोनों करंट भी अपना अलग अलग डेराइव करेंगे, सेम वैल्यू नहीं होगी ना रेजिस्टेंस की। तो इसके अंदर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन करंट डिफरेंट है, तो इसके अंदर हमने जो वैल्यू निकालनी है वो हमने टोटल करंट की ही निकालनी है, तो उसको वही करेंगे, I1 प्लस I2 कर देंगे हम साथ साथ। और I की वैल्यू हमें ओम्स लॉ से पता चल चुकी है, V बाय R, तो I1 हो जाएगा V बाय R1 और I2 हो जाएगा हमारा V बाय R2, क्योंकि V तो कॉमन है ना, V तो मतलब सेम है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो V बाय R इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। अगेन वही बात, V जो है यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस R1, 1 ओवर R1 प्लस 1 बाय R2, है ना। तो V अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। तो पैरेलल जो है कॉम्बिनेशंस निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है। इतना समझ आया? इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अभी के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए बात, ताकि भूल ना जाए बाद में कि R2 जो है मान लीजिए हमारे पास है 3 ओम और नीचे वाली जो है हमारे पास 6 ओम की है, तो प्लस करेंगे अगेन इनको वही फॉर्मूले के अंदर डाल के 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम दोनों का हमारे पास बनेगा 6 ही, तो 2 प्लस 1 जो है ऊपर बनेगा, तो 3/6 आ जाएगा। अगेन इनको वही कैंसिल करके तो R जो है हमारा रिजल्टेंट वो बन जाएगा 2 ओम। समझ आई बात? आ गई है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और न्यूमेरिकल्स की टेंशन मत लो मत लो मत लो मत लो मत लो मत लो, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आगे। अब इतना अगर क्लियर हो गया है रेजिस्टेंसेस के बारे में तो बहुत बढ़िया बात है। अब हमने समझना है कि डोमेस्टिक जब सर्किट हम बनाते हैं, मतलब हमारे घरों में जो सर्किट लगा होता है उसके अंदर हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। हम उसके अंदर पैरेलल जोड़ते हैं चीज़ों को या हम जोड़ते हैं उन्हें सीरीज में। अब मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताने वाला हूँ, सीधा बताऊँ, थोड़ा यार अपना भी दिमाग लगाना होगा ना, तभी तो एक्सरसाइज करवानी है दिमाग की। हाँ, हम पढ़ने तो आए हैं ना, तो एक्सरसाइज भी करेंगे दिमाग के साथ साथ। तो दोनों के मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ। दिवाली में लड़ियाँ लगाते हैं, सारे लगाते ही होंगे ऑब्वियसली, तो लड़ियों को एग्जांपल लेके चलते हैं अब हम। लड़ियाँ पता है ना, वो बल्ब लगे होते हैं एक तार के ऊपर, बहुत सारे, पता ही होगा यार इंडिया से। हाँ, तो अब लड़ियों में होता क्या, देखो कि सीरीज में ना बहुत सारे बल्ब जुड़े होते हैं एक ही वायर के ऊपर,
ये तो बताया ना। तो इसके अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ करते हैं, है ना। अगर ये जो वही 220 वोल्ट की जो है हमारी कमर्शियल सप्लाई आती है वो हम इसको दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम ये जो है लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पंगा ये होगा कि अगर एक भी बल्ब बीच में ख़राब हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है गलती से, तो पूरी की पूरी लड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, अगले साल नई खरीदनी पड़ती हैं। क्योंकि अब इतने सारे बल्ब होते हैं, अब ढूंढने तो बैठेंगे नहीं ना कि कौन सा ख़राब है, उसको हटाएंगे फिर उसको चेंज करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत लंबा काम पड़ जाएगा, तो उनको फेंकना पड़ जाएगा, पूरी की पूरी बर्बाद की लाइट्स हमारी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सीरीज़ का एक ये डिसएडवांटेज मानूंगा। लेकिन पैरेलल अगर हम बात करें, ठीक है ना, पैरेलल अगर हम जोड़ते हैं किसी भी अप्लायंसेस को, तो उसके अंदर फ़ायदा क्या हो जाता है कि बल्ब का ही एग्जांपल्स लेके चलें कि सारे बल्ब जो हैं वो एक जैसा पावर सप्लाई लेंगे और ओवरऑल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इनकी कम हो जाएगी, ठीक है। और हर किसी के पास अपना स्विच भी अलग होगा, तो वो भी पंगा नहीं कि अगर एक ख़राब हो भी जाता तो बाकी अपने आप काम करते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत होनी ही नहीं वाली है। तो सिंपल सी अगर हम कंपेयर करें अब पैरेलल और सीरीज़ दोनों को, तो दोनों के प्रोज और कॉन्स में आपको एक बार बता दूँ, बाद में डिसाइड करते हैं कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है। समझते हैं पहले प्रोज और कॉन्स को दोनों, ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर बात बोलें सीरीज़ के बारे में कि अगर एक अप्लायंस जो है सीरीज़ के अंदर ख़राब होती है, सीरीज़ के सर्किट के अंदर, तो बाकी सारी भी ख़राब हो जाती है। लेकिन पैरेलल के अंदर हमारे पास ये चक्कर ही नहीं है, एक ख़राब हुई तो बाकी काम करते ही रहते हैं। अब दूसरी दिक्कत क्या है सीरीज़ के अंदर कि सबका जो स्विच है वो सेम ही होता है, लेकिन पैरेलल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास अपना अलग स्विच है। एक और बात में मतलब जो पैरेलल है वो आगे निकल गया। तीसरी बात ये है कि अगर सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इक्वली सप्लाई नहीं होती है हर किसी के अंदर, लेकिन पैरेलल में सबको ही इक्वल सप्लाई मिलती है। चौथा पॉइंट क्या बनता है कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है सीरीज़ की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि एक से क्रॉस करेगी इलेक्ट्रिसिटी, फिर दूसरे तक पहुंचेगा करंट, फिर तीसरे, फिर चौथे, तो चलते चलते रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा उसके अंदर बढ़ने लगती है, तो करंट ओवरऑल कम होता जाता है, सप्लाई बहुत ज़्यादा लो होती जाती है। लेकिन पैरेलल के अंदर ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिलती नहीं, क्योंकि सबको इंडिविजुअली अच्छा खासा सप्लाई मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस को एक दूसरे की कोई इफेक्ट करने नहीं वाला, सबको इक्वल मिलेगा, तो ओवरऑल सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। तो मतलब पैरेलल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा फायदेमंद है। समझ आ गई बात? तो बहुत बढ़िया। तो बस यही था आज के लिए, आई होप अच्छे से समझ आया होगा। समझ आ ही गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी आगे और अच्छी वीडियोस आने वाली है, न्यूमेरिकल्स भी डालने हैं, तो मिस मत करना ना यार, अच्छी चीज़ें क्यों अपना नुकसान करवाना। तो सब्सक्राइब कर लो, चलो मेरा भी फ़ायदा तुम्हारा भी फ़ायदा, ठीक है ना, आपस की डील रहेगी, किसी को बताना नहीं। तो चलो बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में करंट के, और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, ब्रीफली समझेंगे उसको भी, एंड उसके बाद हम फाइनली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के मामले में डरना नहीं है, ऐसे नहीं बिना हथियार दिए आपको पेपर में छोड़ने वाला हूँ मैं, सब कुछ सिखा के ही छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है।